दिन भर की आज एक से एक बेहतरीन खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन ने जारी किया पैंगोंग झड़प का नया वीडियो, भारतीय सैनिकों का दिखा अदम्य शौर्य। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से वीडियो जारी किया गया, लेकिन भारतीय सेनाओं का अदम्य शौर्य देखा गया है। जी हाँ, चीन ने 4 साल बाद पैंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में हुए संघर्ष का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। चीनी सैनिकों की भारी संख्या के बावजूद मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और लाठियों पत्थरों के वार से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। चीनी सैनिकों को लाठी, शील्ड और कंटीले तारों वाले हथियारों के साथ हमला करते हुए देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो है। आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों पर हमला करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 पर फिल्माया गया है। वीडियो में चीनी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों की संख्या कम दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। चीन को फिंगर 4 में हुए संघर्ष के दौरान बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और गाड़ियों या नावों की संख्या का लाभ मिला। इससे चीनी सैनिक संघर्ष वाली जगह पर जल्द पहुंच गए और अपने से कम संख्या में मौजूद भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों ने पहाड़ी की चोटी से कई भारतीय सैनिकों को धक्का दे दिया और उन पर पत्थर भी फेंके। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने भी लाठे, डंडों और पत्थरों से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि इस संघर्ष में कई भारतीय सैनिकों को भी गंभीर चोटें आई थी। यानी कि चीन ने इस वीडियो को इतने सालों बाद, 4 साल बाद जारी किया, लेकिन अपने ही जाल में फिर फंस गया। चाइना वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके सैनिकों में अदम्य साहस है, लेकिन उसमें क्लियर देखा जा सकता है कि भारतीय सेना कम मात्रा में थे। उसके बावजूद भी चीनी सैनिकों की बैंड बजा दी। ऐसे में चीन द्वारा जारी किए गए इस प्रोपेगेंडा वाले वीडियो पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। हमने आपको शॉर्ट्स दिखा दिया है। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है चाइना को ही लेकर, जहां चीन देखेगा भारत की ताकत। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में 14,500 फुट की ऊंचाई पर बनाए टैंक मरम्मत केंद्र। जी हां, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत करने की जगह बनाई है। यहाँ पर 500 से अधिक टैंक और पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहन तैनात किया गया है, जिसके चलते संचालन में सहायता मिल सके। इसके साथ ही 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में न्योमा और डीवीओ सेक्टर में चीन की सीमा के पास टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बन गया है। बता दें कि चीनी आक्रामकता के कारण अप्रैल-मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में टैंक, बीएमपी लड़ाकू वाहन और भारत निर्मित बख्तरबंद लड़ाकू वाहन पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए हैं। अब वाकई में भारत की ताकत देखेगा चाइना। चीन को पता चल जाएगा कि भारत क्या चीज है। तो वहीं दोस्त आपको बता दें, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोलियों से भून डाला गया, अस्पताल में भर्ती, हालत है नाजुक। जी हाँ, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। बता दें, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मार दी गई है। वो घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना राजधानी ब्रेस्टिस्लावा से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुआ। हादसे के बाद पीएम को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अब राजधानी ब्रेटिस्लावा के अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलीबारी में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। गोली चलने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सामने आई वीडियो में सुरक्षा बलों को आरोपी को हिरासत में लेते और प्रधानमंत्री फिको को कार में ले जाते भी देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया समर्थक प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कल्चर के बाहर गोली मारी गई है, जहां वो मीटिंग कर रहे थे। पीएम फिको हाउस के बाहर लोगों से बात कर रहे थे, तभी गोलियां चली। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। जी हाँ दोस्तों, स्लोवाकिया सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री की सभा में 4 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली प्रधानमंत्री को लगी। गोली चलाने वाले संदिग्ध को वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। कहा यह जा रहा है कि गोलियां चलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावर को हिरासत में ले लिया। जी हाँ, तो वहीं अब देखना होगा कि कितनी जल्दी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ठीक होते हैं। तो वहीं जिसने गोली चलाई है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। लगातार छानबीन की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तो वहीं आपको बता दे, तुर्की में होने वाला है क्या सैन्य तख्ता पलट। घबराए एर्दोगन ने राष्ट्रपति भवन में बुलाई आपातकालीन बैठक। जी हाँ, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने देश में तख्ता पलट की आशंकाओं के बीच खुफिया और न्याय मंत्रालय के प्रमुखों के साथ एक आपातकालीन बैठक की है। दरअसल एर्दोगन को उनके सहयोगी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के नेता डेवलेट बहसेरी ने चेतावनी दी थी कि तुर्की की कानून प्रवर्तन एजेंसियां तख्ता पलट करने की योजना बना रही हैं। दोस्तों, ये आशंका अंकारा के सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में आपराधिक संगठन अहान बोरा कपलान से संबंध के आरोपी कई
कई पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी के बाद पैदा हुई है। तुर्की की खुफिया एजेंसियों ने बर्खास्त पुलिस अधिकारियों के घरों से डिजिटल सामग्री जब्त करने के लिए उनके घरों की व्यापक तलाशी ली थी। एर्दोगन के सहयोगी बहसेली ने कहा है कि यह स्थिति सरकार के खिलाफ एक साजिश हो सकती है और अकेले कई पुलिस अधिकारियों के निलंबन को टाला नहीं जा सकता है। जी हाँ, वैसे में वाकई में एर्दोगन के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं और इमरजेंसी बैठक जिस प्रकार से इन्होंने बुलाई है उससे क्लियर हो चुका है कि एर्दोगन पूरे तरीके से बेचैन। अब आगे क्या होगा दोस्तों, हमारे साथ जरूर बने रहेगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है। तो वहीं आपको बता दें, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री चुने गए लॉरेंस वोंग राष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जी हाँ, अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 51 वर्षीय वोंग 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लुंग की जगह लेंगे। ली सीन लुंग ने बीते 2 दशकों से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने रहे। वोंग और लुंग दोनों ही नेता सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी से जुड़े हैं। बता दें कि पीएपी बीते 5 दशक से सिंगापुर की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदार रही है। इससे पहले वोंग सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो अब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने वोंग को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, सीएए लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। एमएचए ने बांटे सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के तहत नई दिल्ली में बुधवार को 14 लोगों को नागरिकता दी गई। गृह सचिव अजय भल्ला ने इन लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया। मोदी सरकार ने 11 मार्च को सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों ने पोर्टल पर नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की गई और फिर नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया। गृह सचिव ने सभी आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता देते हुए सीएए की खास बातें बताई। तो वहीं पाकिस्तान से आए थे भावना, यशोदा और हरीश नागरिकता मिलने पर बोले थैंक यू मोदी जी। नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद इन 14 लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन लोगों ने मोदी सरकार को खुलकर थैंक यू कहा। भारत के नागरिक बने हरीश कुमार ने कहा कि मैं पिछले 13 से 14 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। एक सपने के सच होने जैसा एहसास हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए एक नए जन्म जैसा है। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं भावना ने कहा कि मुझे आज नागरिकता मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे अब पढ़ सकेंगे। मैं 2014 में यहाँ आई थी जब सीएए पास हुआ था, तब बहुत खुशी हुई थी। पाकिस्तान में हम लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अगर बाहर जाना होता था तो बुर्का पहनकर निकलती थी, लेकिन अब जैसे नया जीवन मिल गया हो, इस तरीके से खुशी से झूम उठी भावना। जी हाँ दोस्त, ऐसे में सीएए को लेकर जो भ्रामक चीजें विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही थी, कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी, अब इस रियलिटी ने सबके आंखें खोल कर रख दिया कि सीएए से किसी की नागरिकता जाने नहीं वाली। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? सीएए को लेकर बताइएगा जरूर। और एनआरसी पर आपका क्या राय है, सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या एनआरसी लागू होनी चाहिए या नहीं? तो वहीं आपको बता दे, भारत श्रीलंका को देगा बहुत बड़ा तोहफा। छोटे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर चल रही है बात। जी हाँ, भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने के नजरिए से श्रीलंका में छोटे हथियारों की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकता है। इस मामले को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी चल रही है। इसकी जानकारी श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता तेनाकून ने बुधवार को दिया। एक सवाल के जवाब में श्रीलंकाई रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हम एक छोटी हथियार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर भारत की सरकार के साथ संपर्क में हैं। हम भारत से बहुत कुछ ले सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्री में जॉइंट वेंचर्स को लेकर पड़ोसी देश के मंत्री ने कहा कि वे चर्चाएं चल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने ईरान से 40 भारतीय नाविकों को छोड़ने को कहा। 8 महीने पहले हिरासत में लिए गए थे। जी हाँ, भारत ने ईरान से लगभग 40 भारतीय नाविकों को रिहा करने को कहा है। सभी को पिछले 8 महीने में फारस की खाड़ी देश ने अलग अलग आरोपों में 4 अलग अलग मर्चेंट शिप्स से हिरासत में लिया था। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ बैठक के दौरान रिहाई का अनुरोध किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सर्बानंद सोनोवाल तेहरान में थे, जहां भारत ने चाबहार के स्ट्रेटेजिक ईरानी बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इससे मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि ईरानी पक्ष के अनुरोध के बाद सोनोवाल और अब्दुल्लाहियान के बीच एक बैठक हुई, जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सांसद का दर्द तो देखें, कहने लगे भारत चांद पर चला गया और हम। दरअसल पाकिस्तान के सांसद मुस्तफा कमाल ने नेशनल असेंबली में भारत की तारीफ करते हुए अपने देश की दुर्दशा बयान किया है। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। कमाल ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि भारत आज चांद पर चला गया है, जबकि कराची में बच्चे किसी खुले हुए नाले में गिरकर मर
कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की शिक्षा पद्धति पर भी सवाल किया। कमाल ने कहा कि पाकिस्तानी विश्वविद्यालय आज बेरोजगार युवाओं को पैदा करने वाले उद्योग बन गए हैं। वहीं भारत की शिक्षा प्रणाली की बदौलत भारतीय 25 शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कराची के आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गटर में गिर गया और मर गया। हर तीसरे दिन की खबर है। मैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि गुजारिश कर रहा हूँ। ये मैं पाकिस्तानी राष्ट्रपति से गुजारिश कर रहा हूँ, उनकी पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूँ। 15 साल के कराची जैसे बड़े शहर को एक कतरा ज्यादा पानी नहीं दिया गया। जो पानी उन पाइपों में आता था उससे भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चुरा लेते हैं। पाकिस्तान की रियलिटी इन्होंने बताई है। तो वहीं बता दे, गाजा में पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत पर यूनाइटेड नेशन ने भारत से मांगी माफी। इजरायली टैंक पर हमले का संदेह। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने युद्धग्रस्त गाजा के दक्षिणी हिस्से राफा में भारतीय मूल के अपने एक स्टाफ मेंबर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। राफा में जिस यूएन स्टाफ मेंबर की मौत हुई है वो भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी थी। वो राफा में जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे उस पर इजरायली टैंक द्वारा हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षति के लिए भारत से खेद प्रकट किया है। कर्नल वैभव अनिल काले ने 2022 में भारतीय सेना से वीआरएस के तहत रिटायरमेंट लिया था और 2 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बोले तो डीएसएस में बतौर सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। तो वहीं बता दें, यूक्रेन युद्ध में श्रीलंका के 16 पूर्व सैनिकों की मौत की बड़ी खबर। हताश जेलेंस्की को अमेरिका देगा $2 अरब के अतिरिक्त हथियार। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए $2 अरब के हथियार सौदे की घोषणा की। ब्लिंकन यूक्रेन को अमेरिकी मदद को लेकर आश्वस्त करने के लिए कीव में है और इसी दौरान बुधवार को यह घोषणा की गई है। यूक्रेन रशिया के नए हमलों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। ब्लिंकन ने कीव की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बुधवार को अपने अंतिम कार्यक्रम में कहा कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए $2 अरब मध्यम और दीर्घकालिक विदेशी सैन्य वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर पैसा लगभग $1.6 अरब कांग्रेस द्वारा पारित और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित पूरक विदेशी सहायता कानून में यूक्रेन को आवंटित $60 अरब की धनराशि के तहत मिला है और इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हताशा काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो वहीं बता दें, 2019 में इंडिया ने किया था सीक्रेट ऑपरेशन। मालदीव के रक्षा मंत्री के दावे का भारत ने दिया ये करारा जवाब। बता दें, भारत ने मंगलवार को मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मोमून के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर पायलटों ने 2019 में एक अनधिकृत ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मालदीव में भारत के उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने हमेशा स्थानीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही काम किया है। माले में 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मोमून ने कहा था कि 2019 में भारतीय सैन्य कर्मियों ने थीमा राफुशी में एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर को उतारा था। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में पुल हादसे के महीनों हो जाने के बाद भी क्यों फंसे हैं 20 भारतीय, जहाज से नीचे तक आने की इजाजत नहीं। बता दें, अमेरिका में इसी साल मार्च में हुए पुल हादसे के बाद अभी भी जहाज के चालक दल वहीं फंसे हुए हैं। दरअसल बाल्टीमोर में पतासपोको नदी पर बना 2.6 किलोमीटर लंबा फ्रांसिस एस्कॉट की ब्रिज उस समय ढह गया जब श्रीलंका जा रहा सिंगापुर के झंडे वाला 984 फुट लंबा मालवाहक जहाज 26 मार्च को पुल के एक खंबे से टकरा गया। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस पोत पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक है। दुर्घटना के बाद से ही चालक दल उसी पोत पर है और जांच में सहयोग कर रहा है। अमेरिका का संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI इस घटना की जांच कर रहा है। इस बीच सोमवार को कर्मचारियों ने जहाज को मुक्त कराने के प्रयास में पुल के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे चालक दल को मीलों दूर अपने परिवारों के साथ फिर से पहुंचने में मदद मिलेगी। तो वहीं वीजा प्रतिबंधों और NTSB और FBI की जांच के कारण चालक दल जहाज से उतरने में असमर्थ बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, जून और सितंबर में बाइडेन और ट्रंप के बीच होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सेमीफाइनल। दोनों नेता हैं तैयार। जी हां, राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून में और सितंबर में 2 चुनावी बहस आयोजित करने को लेकर बुधवार को सहमति जताई। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच पहली बहस 27 जून को CNN चैनल पर होगी। हालांकि दोनों नेताओं की प्रचार अभियान टीम ने बहस के मूल नियमों को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। डेमोक्रेट पार्टी ने कहा है कि अगर चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होने वाली बहस का आयोजन गैर दलीय आयोग द्वारा किया जाता है तो वे इसमें शामिल नहीं होंगे। ये आयोग पिछले 3 दशक से इस बहस का आयोजन कर रहा है। बाइडेन की प्रचार अभियान टीम ने प्रस्ताव किया कि इसके
इसके बजाय मीडिया संस्थान संभावित डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ बहस आयोजित करे। तो वहीं बता दें, सचिन की सुरक्षा में तैनात जवान ने की आत्महत्या, सरकारी बंदूक से खुद को मार ली गोली। जी हां, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा में तैनात SRPF के जवान ने बुधवार को महाराष्ट्र के जलगांव में आत्महत्या कर ली। वो मुंबई के बांद्रा में सचिन तेंदुलकर के आवास पर तैनात था। एक अधिकारी ने कहा कि आत्महत्या करने वाला कांस्टेबल सचिन तेंदुलकर के आवास पर तैनात सिक्योरिटी टीम का सदस्य था। आत्महत्या के कारणों के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। तो वहीं 19 करोड़ पौंड भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को मिली जमानत। जी हां, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को बुधवार को जमानत दे दी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर रियल एस्टेट के एक दिग्गज व्यक्ति से रिश्वत के रूप में अरबों रुपए की जमीन लेने का आरोप है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानियों का सच निकलकर सामने आया। खुद का देश कंगाल और दुबई में खरीद डाली अकूत संपत्ति। जी हां, पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है और उधर पाकिस्तान के कुछ अमीर लोगों ने लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद डाली। दुबई लीक की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के पास दुबई में बड़ी संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत 12.5 अरब डॉलर यानी करीब 1,04,380 करोड़ भारतीय रुपए है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो गिने चुने अमीर है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान को छोड़कर दुबई जा चुके हैं और अब जो पाकिस्तान की गरीब और असहाय जनता है उनको सरकार भी मार पर मार दे रही है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन अमीर लोगों ने अपना रास्ता नाप लिया है पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस मामले में कुछ भारतीय भी कम नहीं है। 30,000 भारतीयों ने खरीदे हैं महल। पाकिस्तान नेता और जनरल भी पीछे नहीं है। जी हाँ, यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके बाद पाकिस्तानियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। दुबई अनलॉग्ड के डेटा के मुताबिक यहाँ 29,700 भारतीयों ने संपत्ति खरीदी है। उनके पास कुल 35,000 प्रॉपर्टी है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 17 अरब डॉलर है। वहीं इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, पानी के अंदर कमांडो ऑपरेशन में काम आएगी अरोवाना। देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी तैयार। जी हाँ, भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी यानी मिडगेट सबमरीन बनकर तैयार है। इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है। इसका नाम एरोवाना है और इसकी डिजाइन और निर्माण दोनों ही MDL ने किया है। इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर विकसित किया गया है ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि भारत ऐसी पनडुब्बी खुद बना सकता है। इसका फायदा सिर्फ समुद्री जांच पड़ताल में ही नहीं बल्कि चुपचाप समंदर के अंदर युद्ध लड़ने की काबिलियत और क्षमता को बढ़ाना भी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं राहुल गांधी के 2 तरह के जवान वाले बयान पर बीजेपी पहुंची। चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई की मांग। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के 4 चरण सफलतापूर्वक बीत चुके हैं। अब 3 अन्य शेष रह गए हैं। 5वां चरण 20 मई को है। इस बीच राजनीतिक दलों में जारी आरोप प्रत्यारोप के दौर में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और राहुल गांधी पर भारतीय सेना का अनादर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अर्जुन मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। जयशंकर जी ने प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं। ये झूठ है, ये हमारे सशस्त्र बलों पर सीधा हमला है। वे इसे विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आगे मंत्री ने कहा कि सेना चीन के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, इसीलिए हम इसे बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और हमारा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस संबंध में बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी पर आपकी क्या राय होगी, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दे, कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज, वाराणसी से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बता दे, कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो गया है। उन्होंने एक दिन पहले मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था। श्याम रंगीला ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि मेरे पास चुनाव में नामांकन करने के नियम के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मेरा नामांकन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट कर दो, नामांकन रद्द कर दो, वो अलग चीज है, पहले उस फाइल को तो लो। इसके आगे वो वीडियो में पुलिस कर्मियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का पर्चा हुआ खारिज। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना खत्म। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी की भतीजी और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी से चुनाव
चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए नुसरत के दोनों पर्चे निरस्त हो गए हैं, लिहाजा वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकेंगी। अब अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, सपा प्रत्याशी के तौर पर वे लड़ेंगे। बताते चले कि यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी नामांकन किया था। उन्होंने सोमवार को 2 सीटों में पर्चा भरा था। अफजाल से पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। तो वहीं बता दें, ममता बनर्जी बाहर से करेंगी इंडिया गठबंधन का समर्थन। अभी से ही ये हाल है, तो अगले 3 चरण में क्या होगा बता दें। लोकसभा चुनाव का कारवां जितना आगे बढ़ रहा है, उतना रोचक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ताजा दिलचस्प घटनाक्रम बंगाल से सामने आया है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर असहमति जाहिर करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख नरम पड़ने लगा है। बनर्जी ने कल कहा कि अगर आम चुनाव के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वो उससे बाहरी समर्थन देंगी। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और बाहर से हर तरह से उनकी मदद करेंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेगी कि बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कभी कोई समस्या ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि 100 दिन की नौकरी योजना में भाग लेने वालों को किसी भी तरह की बाधा का सामना ना करना पड़े। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ममता बनर्जी का ये सपना ही रह जाएगा? तो वहीं आपको बता दें, जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बीजेपी में हो सकती है शामिल। गृह मंत्री अमित शाह जी से की मुलाकात। जी हां, बाहुबली और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन मुलाकात की तस्वीर आज सामने आई। सूत्रों के अनुसार धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसकी अटकलें सियासी गलियारों में चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कुछ कहा गया है। तो वहीं बता दें, समाजवादी पार्टी का वोट ना काट ले यादव जी। रायबरेली में राहुल गांधी की चुनौती बड़ी है। जी हां, साउथ में लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब नॉर्थ में रायबरेली सबसे हॉट सीट में शामिल हो गई है। राहुल गांधी वायनाड के बाद यहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया और इंदिरा गांधी की परंपरागत सीट पर प्रियंका गांधी ने प्रचार की जिम्मेदारियां संभाली हैं। 72 घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी रैली करने आए थे। 2019 में सोनिया गांधी से हारे दिनेश प्रताप सिंह एक बार फिर भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। क्षेत्र में जातिगत समीकरण ही कुछ ऐसा बना है जो गांधी परिवार के लिए इस बार मुश्किलें पैदा कर सकता है। वैसे भी मुकाबला एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। तो वहीं बता दे, अगर लोग भाजपा को वोट देंगे तो मुझे जेल जाना ही होगा। जी हां, अरविंद केजरीवाल का बयान। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अगर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को वोट दिया तो उनको जेल जाना ही होगा। केजरीवाल ने लोगों से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया। इंडिया गठजोड़ के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के पक्ष में मॉडल टाउन इलाके में रोड शो करते हुए केजरीवाल ने यह नारा भी दिया कि जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। केजरीवाल ने कहा, मैं जेल से सीधे आपके बीच आया हूँ। भाजपा ने मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया और मुझे आपकी बहुत याद आई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ। हमारी पार्टी छोटी है जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। तो वहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को वोट देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट दिया, तो मुझे जेल जाना ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि जेल जाना या ना जाना कोर्ट का फैसला होता है और अगर कोर्ट फैसला कर रही है तो वाकई में केजरीवाल मुजरिम है, तभी वो जेल जाएंगे, अदरवाइज कोई उनको जेल नहीं भेज सकता। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में जुडिशरी पर ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या लगता है आपको, क्या केजरीवाल को वाकई में जेल जाना ही होगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को हाई बीपी की शिकायत। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में एडमिट। आखिर कैसी उनकी तबीयत बता दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता श्रीमती सावित्री देवी में उच्च रक्तचाप की शिकायत पाई गई है, जिसके चलते उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनकी नियमित समय पर स्वास्थ्य जांच रही है। एम्स प्रशासन का कहना है कि वृद्धावस्था में होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। तो वहीं बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।